हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे। बहुत ये इम्पॉर्टेंट है जिनको ये कंसेप्ट मालूम है उनके रिवीजन के लिए, और जिनको नहीं मालूम है तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आपको मज़ा आने वाला है। देखो, फर्स्ट में 1.1 में इंट्रोडक्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स के बारे में बताया है। आप देखो, यदि सिंथेटिक क्लॉथ स्वेटर्स को आप अपने बॉडी से रिमूव करोगे तो आपको एक स्पार्क दिखाई देता है और एक क्रैकल हियर कर सकते हो, क्रैकल सुन सकते हो, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली ड्राई वेदर में ये ज़्यादा होता है। अभी जाड़ा के समय में आप अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। रात के अंधेरे में आप एक ब्लैंकेट रखो और उसके ऊपर अपने फिंगर को आप रब करोगे, आपको एक स्पार्क दिखाई देगा अंधेरे में, और ये आपको क्लियरली इविडेंट होगा, आसानी से दिख जाएगा। यदि आप लेडीज गारमेंट लाइक पॉलिस्टर साड़ी देखोगे तो उस पर आपको क्रैकलिंग साउंड, स्पार्क बहुत आसानी से दिखेगा। अगेन आप देख सकते हो कि लाइटनिंग होती है, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो बिजली चमकती है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ना उसका डिस्चार्ज है, थंडर स्टॉर्म भी। साथ ही साथ आप देख सकते हो, यदि किसी कार के डोर को ओपन करते हो तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हो, या यदि बस में आप अपने सीट पर जो के सामने जो आयरन का रॉड होता है उसके ऊपर अपने हैंड को से रब करो, वहाँ भी आपको एक सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। अब इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि जब भी किसी दो इंसुलेटिंग सरफेस को आप रब करते हो तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पर। क्लियर है? और जब आप हैंड से टच किए तो हम लोग का जो बॉडी है वो क्या है, चार्ज के लिए कंडक्टर है, हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर सकती है, ठीक। इसलिए हम लोग को उसे करंट लगता है। वो जो चार्जेस वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ था वो हमारे बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। इस कारण से आपको शॉक लगता है। This is the reason. The reason of this experiences is the discharge of electric charges through our body which were accumulated due to rubbing of insulating surface. बेसिकली यहाँ पर चार्ज मूव नहीं हो रहा था, जो रुका हुआ चार्ज था, स्टैटिक चार्ज था, वो सब इस फेनोमेना का कारण बनता है। इस चैप्टर में हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, और इलेक्ट्रो आप इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में सोच सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स, जो रुके हुए चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वो अब 1.2 बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इसका डिस्कवरी बहुत पहले हुआ था, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझे थे बहुत पहले। और हिस्टोरिकली एक एम्बर नाम का एक मटेरियल होता है जिसको यदि आप उल या सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो एम्बर मटेरियल फिर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब एम्बर को आप उल या सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो एम्बर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के कारण ये आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि उल या सिल्क क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाते हैं। अब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपको दूसरे किसी लाइट ऑब्जेक्ट लाइक पेपर वगैरह को अट्रैक्ट कर सकता है। देखो बच्चों, ये जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है ये आपको ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मतलब होता है एम्बर। बेसिकली एम्बर से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्वाइन हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि जब एम्बर को हम लोग सिल्क और वूल के साथ रब करते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ, पिथ बॉल्स और बिट्स ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? इसको अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप एम्बर को रब किए हो सिल्क ऑब्लिक उल के साथ तो वो क्या करेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र होने के कारण ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये आपको निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब उसका एम्बर को यदि इनके पास लाओगे तो इसको आपको इंडक्शन मेथड से, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वो पोलराइज्ड कर देता है। ठीक है, वैसे ही यदि आप एम्बर को, हम लोग आगे फर्दर और देखेंगे कि एम्बर को यदि हम लोग
कैट्स फर के साथ करे रब, ठीक है। तो कैट्स फर इसको इलेक्ट्रॉन देता है और इस केस में एम्बर जो है क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, कैट्स फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और स्टिल ये अट्रैक्ट्स करते हैं। अब ये पिथ बॉल क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। पिथ बॉल बेसिकली कंडक्टिव बॉल्स होते हैं और ये यदि आपको कोई एक चार्ज पार्टिकल, यदि कोई एक चार्ज बॉडी को इसके पास लाओगे ना तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा और फिर ये अट्रैक्ट होगा। यदि आप किसी चार्ज बॉडी को इसे टच कर दोगे तो ये पिथ बॉल भी चार्ज हो जाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज से इसको टच करोगे तो पिथ बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी से इसको टच करोगे तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट आपको घर में करने के लिए कहा, आप चाहो तो कर सकते हो। थिन स्ट्रिप ऑफ वाइट पेपर लो और इसको लाइटली आयरन कर देना है। उसके बाद इसको टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर के पास लेकर जाओगे, कंप्यूटर के मॉनिटर के पास लेकर जाओगे तो देखोगे कि ये अट्रैक्ट हो रहा है। सो ये सारे फिनोमेना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया है बहुत अच्छा है। यदि दो ग्लास रॉड को रब किया जाए उल या फिर सिल्क क्लॉथ से तो फिर क्या होता है। सो जैसे ग्लास रॉड, सपोज करो कि ये मैं ग्लास रॉड लिया और इसको मैं एक सिल्क से रब कर दिया, ठीक है। सो ये सिल्क हो गया, ये ग्लास रॉड हो गया। तो फिर क्या होगा, ये ग्लास रॉड आपको इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो जैसे रब करोगे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दो यदि ग्लास रॉड को लाओगे तो देखा जाता है कि दोनों ग्लास रॉड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। वैसे ही फिर देखा गया कि यदि मान लेते हैं ग्लास रॉड को यदि प्लास्टिक रॉड के साथ किया जाएगा, मीन्स कि एक प्लास्टिक रॉड लो और उसको आप सिल्क या उल क्लॉथ के साथ रब कर दो तो देखा जाता है कि प्लास्टिक रॉड अब निगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि सिल्क से अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ जा रहा है। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहा था सिल्क की तरफ, लेकिन यदि प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तो सिल्क से जा रहा है प्लास्टिक रॉड की तरफ में। तो प्लास्टिक रॉड फिर निगेटिवली चार्ज हो रहा है। देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ग्लास रॉड छोड़ा तो ये पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया। वैसे ही दो प्लास्टिक रॉड निगेटिवली चार्ज हो गया था, ये भी एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन अब ग्लास रॉड जो एक रब किया हुआ है जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको एक प्लास्टिक रॉड के पास लाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। मीन्स कि चूंकि अपोजिट चार्जेस था तो ये एक दूसरे को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे, यही सारी बातें लिखी गई है। देखो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वुल और टू पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ विच द रॉड वेयर रब्ड वेयर ऑल्सो रिपेल ईच अदर। यहाँ पर जो सिल्क का दो लिया गया जो एक दूसरे से रब किया गया था तो वो क्या हो गया था, दोनों निगेटिव चार्ज हो गया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। दो ग्लास रॉड लिया गया रब करने के बाद दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। अब यदि लेकिन ग्लास रॉड लिए एंड वुल लिए तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ईच अदर। क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड एक पॉजिटिव चार्ज है और जो वुल या सिल्क क्या हो गया, आपको निगेटिवली चार्ज हो गया। फिर अब प्लास्टिक रॉड या फिर हम लोग कैट्स फर के बारे में बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि प्लास्टिक रॉड को यदि आप कैट्स फर के साथ रब करोगे, आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्लास्टिक की जो कॉम्ब होगी ना उससे उसको आप अपने बालों से रब कर लेना। सो अपने बाल को आप कैट्स का फर समझ लो और प्लास्टिक कॉम्ब को, प्लास्टिक रॉड को आप क्या मान लो, कॉम्ब मान लो। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैट के फर से इसमें आता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हुआ, मीन्स कि कैट का फर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आपका जो बाल हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो प्लास्टिक रॉड क्या है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। सो क्लियरली दो उस टाइप से लेंगे टू प्लास्टिक रॉड्स तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन यदि एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है।
अब क्या है, द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर। आपको मालूम है कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और फर को जब आप प्लास्टिक कॉम से रब किए थे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ था। तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। फिर है, इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, नाउ ए डेज वी कॉल इट पॉलीस्टाइरीन बॉल्स। सो पिथ बॉल को आप लिए और ना दो पिथ बॉल को लिया गया और प्लास्टिक रॉड को फर से रब करके प्लास्टिक रॉड को आपने कौन सा चार्ज बना दिया होगा, निगेटिव चार्ज बना दिया होगा। सो क्लियरली आप जब इसको टच करोगे तो पिथ बॉल की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज बॉडी से टच होने पर उसका वो चार्ज वो ले लेता है। सो क्लियरली इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दोज इज सस्पेंडेड बाय द सिल्क और नाइलॉन थ्रेड। इसको जब आप सस्पेंड करोगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही आपको फिगर में भी दिखाया गया है 1.1D। देखिए 1.1D यही है, दिखाया गया ना निगेटिव चार्ज के साथ। सिमिलरली आपको दिखाया गया है कि ए सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड if pith balls are touched with a glass rod rubbed with silk। so clearly glass rod rubbed with silk होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और दो पिथ बॉल को लोगे तो इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसको रखोगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ई में यही दिखाया गया होगा पॉजिटिव चार्ज। A dramatic observation is that a pith ball touched with a glass rod attracts another pith ball touched with a plastic rod। तो प्लास्टिक रॉड से टच्ड वाला पिथ बॉल निगेटिव चार्ज होगा, ग्लास रॉड वाला पॉजिटिव होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। सो ये सारा चीज़ जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होने तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। तो क्लियरली बोला है कि ये सब जो काफ़ी लॉन्ग टाइम, काफ़ी एफर्ट के बाद ये सारे सिंपल फैक्ट्स साइंटिस्ट ने कलेक्ट किए, और आपको कहा गया कि आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ केयरफुल स्टडी बाय डिफरेंट साइंटिस्ट वी ऑब्जर्व, हमने पाया कि केवल दो तरह का एंटिटी होता है, दो तरह का आपको चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। सो 2 काइंड्स ऑफ एंटिटी है इसका, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। एक कोई चीज़ है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका दो टाइप हो सकता है, या तो पॉजिटिव मिल रहा है या हमको निगेटिव मिल रहा है। ठीक है। सो वी से डैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड। ये सारे इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं एक दूसरे से रब किए जाने के कारण, ये एक्वायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज रब किए जाने के कारण। एंड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल सजेस्टेड दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो चार्ज जो मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोसेस हो रहा है, ये बेसिकली 2 काइंड का हो रहा है। पहला हो गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यदि लाइक चार्ज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल, निगेटिव निगेटिव रिपेल, निगेटिव पॉजिटिव आपको क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर आपको बोल रहा है कि चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉड टू द पिथ बॉल। पिथ बॉल मैंने क्या बताया था, कंडक्टिव होता है, कंडक्टर टाइप का होता है, कंडक्टिव होता है। सो इस कारण से ये चार्ज को ले लेता है। सो कांटेक्ट करने पर ये चार्ज आपको रॉड से पिथ बॉल में आ जाता है। सो पिथ बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। सो कांटेक्ट किए जाने पर ये पिथ बॉल चार्ज हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द 2 काइंड ऑफ चार्ज इज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सो आपसे पूछेगा कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है। सो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि चार्ज 2 टाइप का हो सकता है। निगेटिव पोलैरिटी मीन्स निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव चार्ज। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires 1 kind of charge। rod एक kind of charge को acquire करता है जो कि बेसिकली पॉजिटिव होता है, और सिल्क आपको अपोजिट या सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज को एक्वायर करता है जो कि निगेटिव है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि रॉड से इलेक्ट्रॉन आपको सिल्क पर ट्रांसफर होता है। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है। सो यहाँ पर लिख दो रॉड प्लस सिल्क, इसको रब किया गया तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सिल्क,
ठीक है, विथ विच दे आर इट इज रब्ड दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो यदि जो इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड था उसको आप सिल्क के पास लाओगे तो वो क्या करेगा, उसी सिल्क के पास जिससे रब किया गया है तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले आपने रब किया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव, और जो सिल्क है वो निगेटिव चार्ज हो गया। इसके पास बिट्स ऑफ पेपर लाओ, पिथ बॉल लाओ, कुछ भी लाओ, ये ना क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब इन दोनों को पहले एक बार बना दिए, इलेक्ट्रीफाइड कर दिए, फिर जब इन दोनों को मिला दोगे रॉड और सिल्क को, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ था अब इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर चला जाएगा और ये रॉड और ये सिल्क क्या है, फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। अब कोई इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, और जब इलेक्ट्रीफाइड नहीं है तो अब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। इसके साथ भी प्लास्टिक या इसके साथ भी बिट्स ऑफ पेपर का कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। सो यही चीज़, यही ऑब्जर्वेशन को बोल रहा है कि जो दो इलेक्ट्रीफाइड चीज़ों को जो अपोजिट हैं उनको यदि पास में लाया जाता है तो वो अपने अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को खो देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। दस द चार्जेस एक्वायर आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडी आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? It just tells that unlike charges acquired by object, neutralize or nullify each other. ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, therefore the charges were named as, so charges को नाम दिया गया पॉजिटिव और निगेटिव बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्यों ये दिया? क्योंकि एक यदि आप पॉजिटिव नंबर में किसी एक निगेटिव नंबर को जोड़ते हो, सपोज करो -+2 में यदि -2 नंबर जोड़ोगे तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, नलीफाई कर दे रहा है। सो दो टाइप का चीज़ है, एक आपको पॉजिटिव साइड वाला है और एक निगेटिव साइड वाला है, और दोनों जब साथ में आ रहा है तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, इसलिए एक चीज़ को उसने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और एक को निगेटिव कर दिया। क्लियर है? So by convention, the charge on glass rod or cat fur is called as positive, and that on the plastic rod or silk is termed as negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. If it has no charge, then it is said to be electrically neutral. अब ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सो एक बेसिक ध्यान रखो कि किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर निगेटिव आएगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ग्लास हो गया, कैट्स फर हो गया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे और सोच सकते हो, उल सोच लो, फिर इबोनाइट सोच लो, फिर प्लास्टिक सोच लो। ये सब क्या है कि आपको पॉजिटिव वाले होते हैं, ये सब लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये सब क्या है, इसमें आप सिल्क भी रख लो, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए सब निगेटिवली चार्ज बॉडी होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, ओल्ड डेज में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जैसे अभी देखा कि चार्जेस ऑन कैट्स फॉर ग्लास रॉड, बैटरीज एंड लाइटनिंग में हम लोग को दिखते हैं, वैसे ही मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्क्राइब करता था इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स, आयरन फीलिंग, कॉम्पास नीडल एक्सेट्रा। एक डेनिश साइंटिस्ट 1822 में, जिनका नाम ऑस्टर था, उन्होंने ये फाउंड किया, ये पाया कि यदि किसी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास हो रहा हो, उसके नीडल आप उसके क्लोज में आप कोई मैग्नेटिक नीडल को लाते हो तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इससे यदि करंट प्रोड्यूस हो रहा, इससे करंट फ्लो हो रहा होगा और इसके पास में कोई आप कंपास को लाओगे जिसमें नॉर्थ और साउथ है तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा दो तो जो डिफ्लेक्शन पहले यदि ऐसे हो रहा होगा तो फिर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। सो क्लियरली जो चार्ज का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी है, सो चार्ज का मूवमेंट आपको मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और वैसे ही फिर देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मूविंग मैग्नेट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं।
सो एम्पियर एंड फेराडे सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग मैग्नेट्स जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो क्लियरली ये यूनिफिकेशन हो गया, मीन्स कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे से लिंक्ड है। और ये यूनिफिकेशन को अचीव किया स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल, जिन्होंने 4 इक्वेशंस दिए थे, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे उसमें देखोगे। एंड डच फिजिसिस्ट लॉरेंस ने एक थ्योरी दिया जो कि बताया गया कि ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? सो इसमें बेसिकली यही चीज़ दिया गया है। और जब हम लोग आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो आपको ये और फर्दर समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। अब क्या है कि ए सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है बहुत ही आसान है समझने के लिए, और इसका क्या क्या यूजेज है सो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट तो जाकर देखो कि इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विथ 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स बॉटम एंड। सो एक मेटल रॉड है, इसके लास्ट में एंड में आपको 2 गोल्ड लीव्स है, देखो 2 गोल्ड के पत्ते हैं। क्लियर है? और व्हेन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब, इसके ऊपर में एक मेटल नॉब लगा होता है। कोई एक चार्ज्ड बॉडी, चार्ज ऑब्जेक्ट जैसे इसको टच करेगा, चूंकि मेटल है तो चार्ज उसका ऑब्जेक्ट का चार्ज ले लेगा नॉब, और नॉब और मेटल रॉड से होते हुए चार्ज उस गोल्ड लीफ पर आ जाएगा। सो यदि तुम ज़्यादा बहुत हाईली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को यदि टच करोगे मेटल नॉब से तो ये ज़्यादा चार्ज इस गोल्ड लीफ पर आ जाएगा, कम चार्ज वाले से दोगे तो कम चार्ज आएगा, ज़्यादा चार्ज आएगा दोनों पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा। सो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है? मीन्स कि मोर चार्ज मोर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये सिंपल एक इलेक्ट्रोस्कोप आप खुद भी घर में बना सकते हो, जिसका पूरा यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया होगा। सो इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग जो जो चीज़ सीखे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला क्या आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्ट द चार्ज एंड इट्स अमाउंट। डिटेक्ट द चार्ज एंड इट्स अमाउंट मीन्स ज़्यादा है चार्ज या कम है। देखो इस रॉड पे चार्ज था कि नहीं था ये आप कैसे मालूम किए, यदि इसमें डाइवर्जेंस आएगा तो रॉड पे चार्ज था, और यदि ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा डाइवर्जेंस आएगा। क्लियर है? बी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो नेचर ऑफ चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज करो कि आपको मालूम करना है कि इस रॉड पर जो चार्ज है वो क्या है, तो आप क्या करोगे, ये जो गोल्ड प्लेट्स है ना, गोल्ड लीफ है, इसको आप एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कुछ भी दे दो। सपोज करो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। अब यदि मैं एक चार्ज्ड बॉडी को लगाऊंगा और यदि ये डाइवर्ज कर गया, इसका मतलब क्या है, इसको और कौन सा चार्ज मिला, पॉजिटिव था, इसको और पॉजिटिव चार्ज मिल गया। मीन्स कि जो रॉड था ये कौन सा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। लेकिन यदि सपोज करो कि पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया, पास में आ गया, इसका मतलब क्या था, पहले जो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था अब इसको निगेटिव चार्ज मिला है, निगेटिव चार्ज इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया है, इसका मतलब रॉड क्या था, निगेटिवली चार्ज्ड रॉड था। क्लियर है? सो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। थर्ड आप इसका यूज़ कर सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। ठीक है? सो इंसुलेटर ऑब्लिक कंडक्टर, ये भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सपोज करो कि जो मेटल रॉड है, ये वाला मेटल रॉड, इसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट से चेंज कर दें जिसको हमको फाइंड आउट करना है कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है। सो यदि इंसुलेटर होगा तो चार्ज इससे नहीं आ पाएगा, चार्ज नहीं आएगा तो डाइवर्जेंस नहीं होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो इंसुलेटर है। और यदि डाइवर्जेंस हो गया तो हम लोग जान जाएंगे कि इसे कंडक्टर है, जो कि अलाउ कर दिया है। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका ये सब यूजेस है। सो आप देखो कि ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि जब आप चार्जिंग करते हो ना रॉड से, तो फिर ये दोनों प्लेट्स पे हाफ हाफ आ जाता है। देखो यहाँ पर लिखा गया, बोथ द हाफ ऑफ द फॉइल गेट द सिमिलर चार्ज एंड देयरफॉर रिपेल ईच अदर, द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम। सो अब ये बोल रहा है कि लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द मटेरियल बॉडी एक्वायर चार्ज, क्यों वो चार्ज एक्वायर करता है। और इसका रीज़न देखो यहाँ पर दिया गया है
इसका रीजन दिया गया है कि जब भी कोई एक न्यूट्रल बॉडी को आपको यदि चार्ज यदि ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आप हर एक बॉडी में क्या है कि बैलेंस्ड होता है। जब यदि कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज उस पर क्या है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, मीन्स कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके साथ निगेटिव चार्ज है। अब यदि आप चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो बॉडी चार्ज को सपोज करो कि बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, यदि 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, आप हमेशा ध्यान देना चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन या और किसी का से ट्रांसफर नहीं होता है, बिकॉज वो सब हेवी ऑब्जेक्ट है। और चार्ज हमेशा ना, जो कोई एक एटॉम है तो उसके सेंटर पे आपको क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में घूमता रहता है। सो जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ये प्रोटॉन से बहुत लूजली कनेक्टेड होते हैं, जिसको आराम से यहाँ से निकाला जा सकता है। सो यही चार्ज जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी का ट्रांसफर होता है। सो जो बॉडी यदि ऑब्जेक्ट 1 यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो गेन करेगा वो क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन हो जाएगा। जैसे 1 के साथ क्या है, सपोज करो कि 1 के पास में N1 स्टार्टिंग में प्रोटॉन था और N1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास N2 प्रोटॉन था, N2 इलेक्ट्रॉन था। ये सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, एक ही दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके पास अब हो गया N1 प्रोटॉन, N1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या हो जाएगा, N2 प्रोटॉन और N2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसके पास में एक्स्ट्रा हो गया, पहले से इसके पास में ज़्यादा, इसके पास में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इस पर नेट निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। देखो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का होता है आपको माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इनिशियली दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, अब इसमें ज़्यादा हो गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया, ये आपको पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो यही चीज़ें लिखी गई है कि जब आप रब करते हो ना, देखो कोई भी रब करते हो तो कोई नया न्यू चार्ज क्रिएट नहीं होता है, नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। जो हम लोगों ने देखा कि इसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो कोई नया चार्ज नहीं बनता है। जो ग्लास रॉड है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, सिल्क क्लॉथ्स को ट्रांसफ़र करता है। ये सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रॉड है, सो ये ट्रांसफ़र कर देता है और इस कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। सो अब तक हम लोगों ने जितना कंसेप्ट डिस्कस किया वो सारा यहाँ पर ये एनसीईआरटी का नोट्स मैं तैयार किया हूँ, उसमें लिखा गया है। लाइक आप स्टार्ट में देखोगे सारे फिनोमेना जो थे उनके बारे में लिखा गया, फिर उनका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। और आपको यदि बिल्कुल ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, और फिर हम लोग आगे इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।